नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री के अंदर, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल। क्या? लाइन्स एंड एंगल। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों लाइन्स एंड एंगल की जो चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल, उसकी शुरुआत करने से पहले आपको बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए कभी। हाँ, तो आइए हम उन बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करते हैं लाइन्स एंड एंगल में। ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है आपकी स्क्रीन पे लिखा गया है बिंदु के बारे में। हाँ, तो सबसे पहली बात आती है कि बिंदु किससे कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु किससे कहते हैं। आपके स्क्रीन पे लिखा गया है बिंदु एक निश्चित बारीक पेंसिल द्वारा लगाया गया सूक्ष्म चिन्ह होता है। क्या? बिंदु जो होता है एक निश्चित बारीक पेंसिल द्वारा लगाया गया सूक्ष्म चिन्ह होता है। इसे प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर पी से इंगित किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। हाँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों जो हमारा बिंदु होता है दोस्तों एक जो हमारा बिंदु होता है वो एक निश्चित बिंदु होता है। क्या होता है दोस्तों? हमारा जो बिंदु होता है एक निश्चित बारीक, तो हमारा जो बिंदु होता है एक निश्चित बारीक पेंसिल द्वारा लगाया गया लगाया गया एक सूक्ष्म चिन्ह होता है। जैसे मैंने एक पेंसिल लिया और इस पे एक पेंसिल द्वारा ऐसे ही बारीक चिन्ह लगा दिया, एक ऐसे ही बारीक चिन्ह लगा दिया, और इसी बारीक चिन्ह को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। इसी बारीक चिन्ह को हम बिंदु कहते हैं। और ये जो बिंदु है इसे हम कैपिटल अक्षर पी से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? कैपिटल अक्षर पी से दर्शाते हैं। कैपिटल अक्षर पी से दर्शाते हैं। ये जो हमारा है ये क्या होगा? ये बिंदु है। इसी को हम बिंदु कहते हैं और इस बिंदु को हम कैपिटल अक्षर पी से दर्शाते हैं। ठीक है। कैपिटल अक्षर पी से दर्शाते हैं। ठीक है। ये चीजें समझ में आई होगी। हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। हाँ, इसी क्रम में दोस्तों अगला चीज है रेखाखंड। इसी क्रम में दोस्तों अगला है कि रेखाखंड। रेखाखंड आखिर किसे कहते हैं? इसी क्रम में दोस्तों आता है अगला रेखाखंड। हाँ, बात आती है रेखाखंड किसे कहते हैं। आपके स्क्रीन पे रेखाखंड के बारे में लिखी गई है जानकारी। लिखा गया है दो बिंदु, कह रहा है कि दो बिंदुओं ए और बी के बीच मिलाए गए भाग को हम रेखाखंड ए बी कहते हैं। कह रहा है कि दो बिंदुओं ए और बी के मिलाए गए भाग को ही रेखाखंड ए बी कहते हैं। ठीक है। इसके कह रहा है दो अंत बिंदु होते हैं तथा रेखाखंड ए बी को समानतः रेखाखंड ए बी से व्यक्त करते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों एक बिंदु हमारा यहाँ पर है जिसका नाम ए। ठीक है। एक बिंदु हमारा यहाँ पर है जिसका नाम बी है। अगर दोस्तों एक बिंदु हमारा यहाँ पर है जिसका नाम ए है, एक बिंदु हमारा यहाँ पर है जिसका नाम बी है। अगर दोस्तों मैं इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिला दूं तो ये जो हमारा बनेगा यही हमारा रेखाखंड होगा। ये जो हमारा तैयार हुआ है यही हमारा रेखाखंड है। तो ये जो रेखाखंड हमारा ए बी है, अगर मुझे इसे दर्शाना हुआ तो इसे मैं ए बी, और इस रेखाखंड का जो सिंबल होता है यही होता है, जो जैसा बनाया गया है वही सिंबल होता है। अगर मुझे दर्शाना है रेखाखंड ए बी को तो मैं लिखूंगा रेखाखंड ए बी। कुछ इस प्रकार मैं दर्शाऊंगा। ठीक है, रेखाखंड ए बी को। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो रेखाखंड हमारा ए बी है इसका अंतिम से इसका देखा जाए तो ये वाला जो सिरा है अंतिम सिरा है, और ये भी हमारा अंतिम सिरा है। हाँ, अंतिम सिरा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो रेखाखंड जो हमारा ए बी है उसके दो अंत पॉइंट है। क्या है? एक अंत पॉइंट ए है, एक अंत पॉइंट ए है। हाँ, तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि रेखाखंड के जो होते हैं दो अंत पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? दो अंत पॉइंट होते हैं। ये भी क्लियर है कभी? हाँ, ये बात भी हमें क्लियर है। अब बात आती है किरण किसे कहते हैं। अब बात आती है, अगला आता है किरण, कि आखिर किरण किसे कहते हैं। बात आती है किरण किसे कहते हैं। एक ऐसी रेखा जिसका एक अंत बिंदु होता है। एक ऐसी रेखा जिसका एक अंत बिंदु होता है और वह एक ही दिशा में अनंत तक फैली होती है, उसी को हम किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है। कह रहा है कि किरण ओपी को समानतः हम किरण ओपी से व्यक्त करते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक निश्चित बिंदु था। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक निश्चित बिंदु था। अगर ये हमारा एक निश्चित मान लीजिए ये हमारा एक निश्चित बिंदु है जिसका नाम है ओ। ठीक है। इस बिंदु से मैं इधर भी रेखा इधर भी खींच सकता हूँ। कहोगे हाँ। ये जो रेखा है ऐसे आगे बढ़ सकती है, इधर भी कहोगे हाँ। ये इधर भी बढ़ सकती है, कहोगे हाँ। ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं इस दिशा में ऐसे बढ़ाता हूँ, इस दिशा में ऐसे बढ़ाते चला जाता हूँ, इस दिशा में ऐसे बढ़ाते चला जाता हूँ, तो इसी को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। दोस्तों किसी भी दिशा में अगर मैं ऐसे बढ़ाता चला जाता हूँ तो इसी चीज को हम किरण कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु पी है। ठीक है। तो इसी को हम किरण कहते हैं। अगर मुझे इसे दर्शाना हुआ तब मैं कैसे दर्शाऊंगा? तो इसे आप दर्शाओगे ओपी। ओपी और किरण का जो सिंबल होता है जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही सिंबल इसका होता है।
ठीक है, अगर मुझे दर्शाना है तो लिखूंगा किरण ओपी। क्या लिखूंगा? किरण ओपी लिखूंगा, कुछ इस प्रकार आप दर्शाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है? कहोगे हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो दूसरा सिरा है वो आगे ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हमारा पहला जो सिरा है वो एक जगह ये हमारा अंत सिरा है, लेकिन दूसरा सिरा क्या है? अंत नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार देखा जाए तो जो किरण का होता है एक अंत पॉइंट होता है। क्या होता है? अंत पॉइंट होता है। आपने देखा होगा टॉर्च को हम जलाते हैं, टॉर्च को जलाते हैं तो जहां से निकलती है वो क्या होता है? अंत सिरा होता है, लेकिन कहां तक जाएगी हमें नहीं पता, वो किरण का ही एग्जाम्पल होता है। क्या होता है? किरण का ही एग्जाम्पल होता है। ये सारी चीजें समझ में आ गई है? कभी हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई है। इसी क्रम में दोस्तों अगला आता है सरल रेखा। आखिर सरल रेखा किसे कहते हैं? इसी क्रम में दोस्तों अगला आता है सरल रेखा। आखिर बात आती है कि सरल रेखा किसे कहते हैं? बात आती है सरल रेखा किसे कहते हैं? तो दोस्तों रेखाखंड AB के रेखाखंड AB के दोनों ओर अनंत तक बढ़ा देने पर सरल रेखा AB प्राप्त होती है, और इस रेखा AB को हम सरल रेखा AB से व्यक्त करते हैं। मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों दो बिंदु है, एक AB एक A है। मान लीजिए दोस्तों दो बिंदु है, एक A है एक B है। हाँ, एक A है एक B है। अगर दोस्तों मैं इन दोनों को ऐसे मिला देता हूँ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। दोस्तों अगर मैं इस रेखाखंड को अनंत तक बढ़ाता जाऊं, दोस्तों अगर इस रेखाखंड के दोनों सिरों को अनंत तक ऐसे बढ़ाता जाऊं, अनंत तक ऐसे बढ़ाता जाऊं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम सरल रेखा कहते हैं। इसी को हम सरल रेखा कहते हैं। अगर तो इन दोनों सिरों को मैं इन दोनों सिरों को ऐसे अनंत तक इधर ऐसे बढ़ाता जाऊं और इधर ऐसे बढ़ाता जाऊं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। अगर मुझे इसे व्यक्त करना हुआ, अगर मुझे इसे कहना हुआ कि अगर मुझे इसे व्यक्त करना हुआ तो हम कुछ इस प्रकार व्यक्त करते हैं। AB और सरल रेखा का जो सिंबल है ये लगाते हैं। सरल रेखा का जो सिंबल है ये लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि सरल रेखा AB है। ठीक है दोस्तों, ये जो सरल रेखा है इसकी एक निश्चित लंबाई नहीं होती है। दोस्तों ये जो सरल रेखा है क्या इसकी लंबाई निश्चित होगी? कभी नहीं होगी। क्यों कभी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि इधर भी ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, इधर भी वैसे बढ़ता चला जा रहा है, तो इसकी लंबाई कहाँ निश्चित होगी? हम यहाँ तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सरल रेखा की जो लंबाई होती है वो निश्चित नहीं होती है। मतलब सरल रेखा AB की किसी भी सरल रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, निश्चित लंबाई नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये जो सरल रेखा है क्या इस सरल रेखा AB का कोई अंत पॉइंट है? कहोगे नहीं है। इधर भी आप देख रहे हैं बढ़ता चला जा रहा है, इधर भी ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका कहाँ अंत पॉइंट है? कहोगे हाँ। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि सरल रेखा का जो होता है कोई अंत पॉइंट नहीं होता, अंतिम बिंदु नहीं होता। सरल रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज और मैं बता दूं, दोस्तों ये बिंदु हमारा है। दोस्तों इस बिंदु से केवल एक ही सरल रेखा गुजर सकती है। इस बिंदु से देखूं तो एक ही सरल रेखा गुजर सकती है। क्या इसके अलावा और कोई सरल रेखा गुजर सकती है? कहोगे नहीं। अगर गुजरना, मैंने कहा कि इन दोनों सरल रेखाओं से मैंने कहा इन दोनों बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती हैं, तो आपने एक खींचा, उसके बाद क्या और दूसरा खींच सकते हो? इस दोनों बिंदुओं से जाते हुए? कहोगे नहीं खींच सकते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दो बिंदुओं से केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। क्या? केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहां तक सारी चीजें क्लियर है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसी क्रम में दोस्तों अब आता है संरेख बिंदु। क्या? संरेख बिंदु। आखिर संरेख बिंदु किसे कहते हैं? दोस्तों जब दोस्तों तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संरेख बिंदु कहलाते हैं। दोस्तों अगला आता है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु आखिर किसे कहते हैं? दोस्तों जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो उससे संरेख बिंदु कहलाते हैं, अन्यथा असंरेख बिंदु कहलाते हैं। अगर स्थित नहीं है तो असंरेख बिंदु कहलाते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों एक सरल रेखा ये थी। मान लीजिए दोस्तों एक सरल रेखा ये थी। एक सरल रेखा ये थी। मान लीजिए दोस्तों ये एक सरल रेखा है। ठीक है, ये एक सरल रेखा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। दोस्तों अगर मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर स्थित है ए, एक बिंदु यहाँ पर स्थित है बी, इस सरल रेखा पर एक बिंदु सी स्थित है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? संरेख बिंदु। दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो तीनों बिंदु हैं इसी सरल रेखा पर स्थित है, और इसी को हम कहते हैं संरेख बिंदु। क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। और इसी चीज को हम कहते हैं संरेख बिंदु। क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। अगर दोस्तों ये बिंदु यहाँ पर कहीं स्थित होता है, इस रेखा के बजाय यहाँ पर कहीं पर स्थित होता है, तो इसे हम कहते हैं असंरेख बिंदु। क्या कहते हैं? असंरेख
बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है को? हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। अगला आता है दोस्तों संपाती रेखा। संपाती रेखा आखिर किसे कहते हैं? तो अगला आता है संपाती रेखा। संपाती रेखा आखिर किसे कहते हैं? जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, गुजरती हैं, जब दोस्तों तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, तो उन रेखाओं को हम संपाती रेखा कहते हैं। ठीक है, जब दोस्तों तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, तो उसी को हम कहते हैं संपाती रेखाएं। हाँ, ठीक है। अगर मैं इस स्लाइड पे जो लिखा है उस परिभाषा की बात करता हूं, तो वहां पर ये इस परिभाषा के अनुसार कह रहा है कि तीन या तीन से अधिक रेखाएं संपाती कहलाती हैं यदि वे सभी एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती हैं। जो बातें मैं बोल रहा हूं वही यहाँ पर भी लिखा गया है। हाँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक रेखा है ये, ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए ये हमारी एक रेखा है, एक मिनट रुकिए। मान लीजिए ये हमारी एक रेखा है, ठीक है। एक दूसरी रेखा है दोस्तों, एक दूसरी रेखा है, ऐसे खींची गई एक दूसरी रेखा है जो ऐसे खींची गई है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं इस बिंदु से होकर जा रही हैं। हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, दोस्तों आप देख रहे हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों जो रेखाएं हैं एक इस बिंदु से होकर जा रही है, एक इस बिंदु से होकर गुजर एक मिनट रुकिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो दोनों जो रेखाएं हैं इस बिंदु से होकर गुजर रही है। और यहाँ एक रेखा दोस्तों इसी बिंदु से और होकर गुजर रही है, और इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीन रेखाएं हैं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, और तीनों जो रेखाएं हैं इस बिंदु से होकर गुजर रही हैं। और ऐसी ही रेखाओं को ऐसी ही रेखाओं को हम क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं कहते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो तीनों रेखाएं हैं इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु है। हाँ, उभयनिष्ठ बिंदु है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि जो संपाती रेखाएं होती हैं उनका एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। ठीक है, संपाती रेखा किसे कहते हैं? जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, उन्हें संपाती रेखा कहते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो तीनों रेखाएं हैं एक ही बिंदु से होकर गुजर रही हैं, और इन्हीं रेखाओं को हम संपाती रेखा कहते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो बिंदु है, ये क्या कौन सा बिंदु है? तो उभयनिष्ठ बिंदु है। हाँ भैया, क्योंकि तीनों जो रेखा जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं उस बिंदु को हम उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। ये सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है। जरूरी नहीं है एक रेखा है ऐसे, फिर एक रेखा है, अगर हो सकता है एक रेखा और ऐसे गुजर रही हो इसी बिंदु से, ठीक है, तो वो भी संपाती रेखा ही कहलाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसी क्रम में दोस्तों अगला आता है प्रतिच्छेदी रेखा। आखिर प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? ठीक है, जब दोस्तों दो रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं आखिर किसे कहते हैं? लिखा गया है आपके स्लाइड पे, कह रहा है दो रेखाएं जिनका कम से कम एक बिंदु सर्वनिष्ठ हो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाता है। जैसा कि चित्र में ए बी तथा सी डी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो बिंदु ओ पर काटती हैं। जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं मिलती हैं उस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए एक रेखा हमारी ए बी थी, मान लीजिए दोस्तों एक रेखा हमारी ए बी थी। ठीक है, ये हमारी रेखा ए बी है। एक रेखा हमारी मान लीजिए सी डी है, एक रेखा मान लीजिए हमारी सी डी है, एक रेखा मान लीजिए ये हमारी सी डी है। आपको कोई दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हमारी एक रेखा ए बी है और मान लीजिए एक रेखा हमारी सी डी है, एक रेखा हमारी सी डी है। मान लीजिए दोस्तों एक रेखा हमारी ए बी है, एक रेखा हमारी सी डी है। ठीक है, और दोनों जो रेखाएं हैं इस बिंदु से होकर गुजर रही है। मान लीजिए दोस्तों एक रेखा हमारी ए बी है और एक रेखा हमारी सी डी है। ठीक है, और दोनों बिंदु इस बिंदु पर काट रही है। तो इन्हीं रेखाओं को और इसी प्रकार की रेखाओं को हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। तो ये जहां पर काट रही है दोस्तों, ये जो जहां पर काट रही है दोनों रेखाएं, दोस्तों जहां पर दोनों रेखाएं काट रही है एक दूसरे को, इसे हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। ठीक है? प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। दोस्तों दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होता है। दोस्तों दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का केवल एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है। ठीक है, एक ही कम से कम
ठीक है, एक दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ। दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर काटती हैं तो उन दोनों रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर काटती हैं तो उन्हीं दोनों रेखाओं को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो एक रेखा ये थी, एक रेखा हमारी ये थी और दोनों इस बिंदु पर काट रही है, तो इन्हीं दोनों रेखाओं को ही हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ रही है को? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से समझ में आई है और समझ में आ भी रही है। बिल्कुल ठीक है। इसी क्रम में दोस्तों अब आता है समांतर रेखा। समांतर रेखा किसे कहते हैं? ठीक है, इसे मिटा दूंगा, यहाँ मिटा दीजिए, ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई है। ठीक है, अब दोस्तों इसी क्रम में हम समझेंगे कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। इसी क्रम में दोस्तों अब समांतर रेखाओं के बारे में हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगा नहीं, यहाँ तक तो हमें कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं आती है। बात आती है कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। हाँ, दोस्तों कह रहा है कि दो रेखाएं AB तथा CD समानांतर कहलाती हैं यदि उनके बीच की लंबवत दूरी समान रहे। हाँ, और कह रहा है कि तब हम लिखते हैं AB समानांतर है CD की। ये जो हमारा ऐसे दो रेखाएं खींची गई हैं वो समानांतर का सिंबल है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए एक रेखा है, मान लीजिए दोस्तों मान लीजिए दोस्तों मान लीजिए दोस्तों एक रेखा हमारी ये है। हाँ, मान लीजिए दोस्तों ये एक रेखा हमारी एक है, ये है, एक रेखा हमारी ये है। ठीक है, आप रेखाखंड से भी समझ सकते हैं, जरूरी नहीं है इस रेखा ही हो। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये एक रेखा ये है, एक रेखा, मान लीजिए दोस्तों एक रेखा हमारी AB है, एक रेखा हमारी CD है। ठीक है, अगर दोस्तों इन दोनों रेखाओं की अगर दोस्तों इन दोनों रेखाओं की अगर दोस्तों इन दोनों रेखाओं की ये जो लंबवत दूरी है, अगर दोस्तों इन दोनों रेखाओं की लंबवत जो दूरी है अगर बराबर है तो ऐसी ही रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। तो मान लीजिए एक रेखा हमारी AB है, एक रेखा हमारी CD है। अगर तो इन दोनों रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है अगर तो इन दोनों रेखाओं की के बीच की जो लंबवत दूरी है अगर हर जगह बराबर है तो इन्हीं रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है। अगर तो मुझे यहाँ पर दर्शाना हुआ तो हम कुछ इस प्रकार दर्शाएंगे। अगर दोस्तों हमें बताना हुआ कि ये रेखा इसके समानांतर है तो दर्शाने के लिए कहें AB और ऐसे सिंबल लगाएंगे, समानांतर का ये सिंबल है और लिखेंगे CD। इसका मतलब यही है कि AB समानांतर है CD के। इसका मतलब है दोस्तों कि AB समानांतर है CD के। सारी चीजें समझ में आ रही है कहोगे हाँ, ये भी सारी चीजें समझ में आ गई है। अब आता है कोण किसे कहते हैं। कोण किसे कहते हैं, बात आती है कोण किसे कहते हैं। अब लिखा है दो किरण OA और तथा OB जिनका सर्वनिष्ठ बिंदु O है, कोण AOB बनाती है, जिसे हम कोण AOB से व्यक्त करते हैं। दोस्तों ये जो दिखाई दे रहा है सिंबल, ये कोण का सिंबल होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों एक किरण हमारी OA थी। मान लीजिए दोस्तों एक किरण हमारी OA थी। मान लीजिए दोस्तों एक किरण हमारी OA थी। ठीक है, OA थी। मान लीजिए दोस्तों एक किरण हमारी OA थी। ठीक है, एक दूसरी किरण है इसी प्रकार एक दूसरी किरण है OB। तो OB तो दूसरी जो किरण है वो भी तो यही चालू हुई होगी को भी। हाँ, मान लीजिए दोस्तों एक किरण हमारा OA है और एक किरण हमारा OB है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो गैप दिख रहा है दोस्तों इन दोनों किरणों के बीच में, दोस्तों इन दोनों रेखाओं के बीच, दोस्तों इन दोनों किरणों के बीच में जो गैप दिख रहा है इसी को दोस्तों इन दोनों रेखाओं के बीच में जो झुकाव दिख रहा है इसी को हम कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो मान लीजिए एक किरण हमारा OA है और एक किरण हमारा OB है। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों किरणों के बीच में कुछ झुकाव दिख रहा है कहोगे हाँ, और इसी झुकाव को हम कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसी झुकाव को ही हम कोण कहते हैं। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि भैया दो रेखाओं के बीच में होने वाले झुकाव को ही हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर दर्शाना हुआ ठीक है, तब मैं दर्शाऊंगा कैसे? तो जिसकी बात करते हैं तो कोण कहाँ पर बन रहा है? कोण तो यहाँ पर बन रहा है। हाँ, कोण देखा है तो यहीं पर तो बन रहा है। हाँ, तो आपको अगर दर्शाना हुआ तो आपको O बिंदु जो है बीच में ही रखना पड़ेगा। आपको चाहे जैसे दर्शाइए, इससे मतलब नहीं है, लेकिन जिसकी बात कर रहे हो वो बीच में आना चाहिए। अगर मैं इसे दर्शाना चाह रहा हूँ तो लिखूंगा कोण का सिंबल लगाऊंगा, लिखूंगा AOB। अगर मुझे दर्शाना हुआ तो मैं लिखूंगा कोण AOB, या दूसरे तरीके से लिख सकता हूं, लिखूंगा कोण BOA। कुछ इस प्रकार लिखूंगा। ये बातें समझ में आ गई हैं कहोगे हाँ, ये भी बातें हमें समझ में आ गई हैं।
ये भी बातें हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसी क्रम में दोस्तों अगला आता है समकोण। समकोण आखिर किसे कहते हैं? समकोण किसे कहते हैं? अगला आता है समकोण। समकोण आखिर किसे कहते हैं? कह रहा है जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कह रहा है कि जिस कोण की माप 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण कहते हैं। हाँ में हाँ, ठीक है, उसे समकोण कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये हमारी एक क्षैतिज रेखा थी। मान लीजिए दोस्तों ये हमारी एक क्षैतिज रेखा थी, ठीक है। दोस्तों इस क्षैतिज रेखा पर एक रेखा लंबवत ऐसे गिरी, एक रेखा ऐसे लंबवत गिरी, एक रेखा ऐसे लंबवत गिरी, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारी एक क्षैतिज, एक मिनट रुकिए। मान लीजिए दोस्तों ये हमारी एक क्षैतिज रेखा थी और इस क्षैतिज रेखा पर एक लंबवत ऊपर से एक लंबवत रेखा ऐसे इस रेखा पर गिरी। तो ये जो रेखा गिर रही है इन दोनों, ये जो रेखा गिर रही है इस पर, ये रेखा वास्तव में 90 डिग्री का कोण स्थापित करेगी इस पर। हाँ, और इसी कोण को ही हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। और इसी कोण को और इसी प्रकार के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। हाँ, ठीक है। तो मान लीजिए एक रेखा हमारी, मान लीजिए तो मान लीजिए दोस्तों एक रेखा थी, मान लीजिए दोस्तों एक रेखा हमारी है, मान लीजिए दोस्तों एक रेखा हमारी है, मान लीजिए दोस्तों एक रेखा हमारी, एक क्षैतिज रेखा है और इस क्षैतिज रेखा पर एक रेखा ऐसे गिर रही है। हाँ हाँ, और वो रेखा जो है इस रेखा के साथ मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाएगी और इसी चीज को हम कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक है, समकोण कहते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है को? हाँ, वैसे देखने में तो ये किरण है। हाँ हाँ, इससे घबराना नहीं है, केवल हमें यहाँ पर सीखना है। इससे घबराना नहीं है कि ये किरण है क्या है। हाँ, हम यहाँ पर कोण के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो रेखा, जैसे कि किरण क्या होता है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में सीख चुके हैं। हम यहाँ पर कोण के बारे में पढ़ रहे हैं, कोण के बारे में जान रहे हैं, कि समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या, किस कोण को हम क्या कहते हैं। हाँ, तो इससे आपको घबराना नहीं है कि ये रेखाखंड है कि ये किरण है। हाँ, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कब गई है? ये सारी चीजें समझ में आ गई है कब? हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब बात आता है कि रिजु कोण, अब अगला आता है रिजु कोण, सीधा कोण या सरल कोण। हम अच्छा दूसरी भाषा में इसे कैसे याद रख सकते हैं? दूसरी भाषा में याद रख सकते हैं ऐसे कि जब दो रेखाओं के बीच का झुकाव 90 डिग्री होता है तो उसी चीज को हम समकोण कहते हैं। दूसरी भाषा में इसे समकोण का आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब दो रेखाओं के बीच का झुकाव 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। हाँ, अगला आता है रिजु कोण, सीधा कोण या सरल कोण। अगला आता है रिजु कोण, सीधा कोण या सरल कोण। कह रहा है जिस कोण का माप 180 डिग्री होता है उसे हम रिजु कोण कहते हैं। जिस कोण का माप 180 डिग्री होता है उसे हम रिजु कोण कहते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ रिजु कोण या सीधा कोण या सरल कोण। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों, एक रेखा ऐसे थी, मान लीजिए दोस्तों एक रेखा थी, मान लीजिए दोस्तों एक रेखा थी। ठीक है, मान लीजिए एक रेखा थी ऐसी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, दोस्तों मान लीजिए एक रेखा थी और इस बिंदु पर एक रेखा ऐसे लंबवत गिरी, एक रेखा ऐसे लंबवत गिरी। मान लीजिए दोस्तों एक रेखा थी, मान लीजिए तो एक रेखा है। ठीक है, मान लीजिए एक रेखा हमारी है और इस रेखा पर एक लंबवत रेखा गिरी। तो अगर ये लंबवत रेखा गिर रही है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण स्थापित करेगी। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण स्थापित करेगी और यहाँ पर भी तो 90 डिग्री का कोण स्थापित करेगी। हाँ, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण स्थापित करेगी। इस प्रकार देखा जाए तो ये जो पूरा कोण है कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का है। हाँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पूरा कोण बन रहा है इस सरल रेखा पर जो पूरा कोण बन रहा है 180 डिग्री का बन रहा है। कहोगे हाँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि सरल रेखा पर, इस सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ, आपने, मैंने अभी को दिखाया, मैंने यहाँ पर जब रेखा ऊपर से लंबवत रेखा गिरी तो इधर 90 डिग्री का कोण बना, इधर 90 डिग्री का कोण बना। इस प्रकार देखा जाए तो इस पूरे रेखा पर, इस रेखा पर जो पूरा कोण बन रहा है 180 डिग्री का कोण बन रहा है और इसी कोण को ही हम क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। सरल रेखा कहते हैं या रिजु रेखा कहते हैं या सीधा कोण कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि सरल रेखा पर बना जो कोण होता है, सरल रेखा पर जो बना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कि किसी रेखा पर जो बना कोण होता है 180 डिग्री का होता है। क्या? 180 डिग्री का होता है।
ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई है कि नहीं कहोगे? हाँ, ये बातें समझ में अच्छी तरीके से आ गई है। ये बातें अच्छी तरीके से आपको समझ में ये बातें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। मैंने कहा ठीक है। अब अगला आता है न्यून कोण। आखिर न्यून कोण किसे कहते हैं? अगला आता है न्यून कोण। इसे मिटा दूं कहोगे? हाँ, मिटा दीजिए इसे। ठीक है। अब अगला आता है न्यून कोण। आखिर न्यून कोण किसे कहते हैं? हाँ, ठीक है। आप पढ़िए क्या क्या लिखा गया है कहोगे? देखिए, कह रहा है कि जिस कोण का माप कह रहा है कि जिस कोण का माप कह रहा है जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए तो ये एक क्षैतिज रेखा थी। मान लीजिए ये एक क्षैतिज रेखा है। एक क्षैतिज रेखा है। मान लीजिए दोस्तों ये एक हमारी क्षैतिज रेखा थी, ठीक है? और इस क्षैतिज रेखा पर दोस्तों इस क्षैतिज रेखा पर एक मान लीजिए तो ये हमारी एक क्षैतिज रेखा और इस क्षैतिज रेखा पर एक लंबवत रेखा गिरी है। एक लंबवत रेखा गिरी है। एक लंबवत रेखा गिरी है, ठीक है? एक लंबवत रेखा गिरी है। ये जो लंबवत रेखा गिरी है ये वास्तव में 90 डिग्री का कोण बनाएगी और इस कोण को हम क्या कहेंगे? कहोगे समकोण कहेंगे। हाँ, क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है? तो ये हमारा अच्छा यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? कहोगे 90 डिग्री का कोण बनेगा और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो इन दोनों रेखाओं के बीच बनने वाला जो कोण है वो क्या है? कहोगे 90 डिग्री है। 90 डिग्री है। हाँ, अगर दोस्तों ये वाली जो रेखा है अगर हल्का सा इधर हो जाए तो ये बनने वाला कोण क्या होगा? कहोगे 90 डिग्री से कम हो जाएगा। हाँ, ये जो रेखा है, ये जो हमारी लंबवत रेखा है, अगर हल्का सा ऐसे तिरछा हो जाए, तो ये जो कोण है इन दोनों रेखाओं के बीच में, ये क्या होगा? 90 डिग्री से कम हो जाएगा। और इसी कोण को दोस्तों हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। इसी कोण को दोस्तों हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है? इसी कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। इसी कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। इसी कोण को दोस्तों हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। हाँ, तो जिस कोण की माप दोस्तों जिस कोण इसी कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। इन दोनों कोणों के बीच मान लीजिए तो इन दोनों रेखाओं के बीच बनने वाला जो कोण है वो थीटा डिग्री है। तो ये जो थीटा डिग्री होगा वो क्या होगा? कहोगे 0 डिग्री से 0 डिग्री। तो ये जो हमारा न्यून कोण होता है, ये जो हमारा न्यून कोण जो हमारा न्यून कोण होता है दोस्तों, ये 0 डिग्री से तो बड़ा होता है, 0 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन हमारा 90 डिग्री से छोटा होता है। क्या 0 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है? 90 डिग्री से छोटा होता है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब दो रेखाओं के बीच बनने वाला झुकाव 90 डिग्री से कम होता है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो रेखाओं के बीच बनने वाला झुकाव जो है 90 डिग्री से कम होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण दोस्तों जो होता है न्यून कोण, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन दोनों रेखाओं के बीच जो झुकाव है वो 90 डिग्री से कम है और इसी कोण को दोस्तों हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। दोस्तों जो हमारा कोण होता है उसे हम डिग्री में मापते हैं। क्या? डिग्री में मापते हैं। डिग्री का जो सिंबल होता है ये होता है, डिग्री का सिंबल जो होता है ये होता है। ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना कि न्यून कोण जो होता है 0 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से छोटा होता है। हाँ, अब अगली बात आती है अधिक कोण की। हम आखिर अधिक कोण किसे कहते हैं? लिखा है जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो उसे ही हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं। ठीक है? दोस्तों आप ये देख रहे हैं, दोस्तों आप एक बात बताइए, इस एक क्षैतिज रेखा थी कहोगे? हाँ, इस क्षैतिज रेखा पर एक लंबवत रेखा गिरी है। हाँ, हाँ। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? कहोगे 90 डिग्री होगा। हाँ, हाँ। और इसी चीज को हम समकोण कहते हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये जो रेखा है अगर ऐसे हो जाए तो इन दोनों रेखाओं के बीच में बनने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा? कहोगे 90 से ज्यादा होगा। हाँ, हाँ। अगर तो ये जो रेखा है ऐसे हो जाए, हल्का सा ऐसे हो जाए, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में बनने वाला जो कोण होगा क्या होगा? कहोगे 90 से अधिक होगा। हाँ, हाँ। ठीक है? दोस्तों अगर ये जो रेखा है अगर ऐसे हल्का हो जाए, ऐसे हो जाए, तो ये जो बनने वाला कोण होगा 90 डिग्री से अधिक होगा। हाँ, हाँ। 90 डिग्री से अधिक होगा। अगर ये रेखा ऐसे हो जाए हल्का सा तो ये कोण 90 डिग्री से अधिक होगा। और जब जब किसी कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है, माप 90 डिग्री से अधिक होती है और 180 डिग्री से कम होता है, तो उसी कोण को ही हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर मैं फिगर बना देता हूँ जिससे आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। मान लीजिए दोस्तों एक रेखा हमारी ये थी, एक रेखा हमारी ये, तो जब दो रेखाओं के बीच बनने जब दोस्तों दो रेखाओं दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि दो रेखाओं के बीच का झुकाव जो है, दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव है, अगर अगर दो रेखाओं के बीच का झुकाव जो है अगर
90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो, अगर दो रेखाओं के बीच का झुकाव जो है 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से कम हो, 180 से कम हो, 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से कम हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, ये सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है, ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है कहोगे? नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी क्रम में दोस्तों अब आगे बढ़िए, क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए प्रतिवर्ती कोण के बारे में बात कर रहा है। हाँ, अब बात आती है कि प्रतिवर्ती कोण क्या किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं। हाँ, यहाँ प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण। अब अगली बात आती है कि प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण किसे कहते हैं। तो जिस कोण का मान दोस्तों, जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम होता है, उसे ही प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो जिस कोण का मान जो है 180 डिग्री से अधिक है तथा 360 डिग्री से कम होता है, तो उसे ही प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक रेखा हमारी ये है, मान लीजिए दोस्तों एक रेखा हमारी ये है, एक रेखा हमारी ये है, तो इन दोनों के बीच में कुछ झुकाव होगा कहोगे? हाँ, और इसी झुकाव को हम क्या कहते हैं, तो कोण कहते हैं। इसी झुकाव को हम कोण कहते हैं। हाँ ना, तो एक बात होती है, अंदर की ओर झुकाव तो ये है कहोगे? हाँ, और बाहर की तरफ भी तो झुकाव है कहोगे? हाँ, बाहर की तरफ भी झुकाव है। तो ये जो हमारा जो बाहर की तरफ जो झुकाव है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो प्रतिवर्ती कोण जो होता है, प्रतिवर्ती जो कोण होता है, अब मान लीजिए ये x डिग्री है दोस्तों, जो प्रतिवर्ती कोण है, प्रतिवर्ती कोण होता है हमारा, प्रतिवर्ती जो हमारा कोण होता है वो 180 डिग्री से अधिक होता है, 180 डिग्री से अधिक होता है। प्रतिवर्ती जो कोण होता है 180 डिग्री से अधिक होता है और 360 डिग्री से कम होता है, 360 डिग्री से कम होता है। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब दो रेखाओं के बीच का झुकाव जो है 180 डिग्री से अधिक होता है और 360 डिग्री से कम होता है, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। बात आती है कि कोण किसे कहते हैं, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को ही हम कोण कहते हैं। अब अगला आता है समकोण किसे कहते हैं, दो रेखाओं के बीच का झुकाव जब 90 डिग्री होता है तो उसे हम समकोण कहते हैं। तीसरा आता है न्यून कोण, जब दो रेखाओं के बीच का झुकाव जो है 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से कम होता है, तो उसे ही हम न्यून कोण कहते हैं। अगला आता है अधिक कोण, जब दो रेखाओं के बीच का झुकाव जो है 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। जब अब अगला आता है प्रतिवर्ती कोण, जब दो रेखाओं के बीच का झुकाव जो है 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है। अब क्या आता है पूरक कोण। हाँ, अब पूरक कोण के बारे में हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। ठीक है, पूरक कोण आखिर किसे कहते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। हाँ, पूरक कोण किसे कहते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। लिखा है कि जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है, तो ऐसे कोणों के युग्म को हम पूरक कोण कहते हैं। अतः अर्थात x प्लस वाई, मतलब अगर दो कोण हमारे x और y है और उनका योग जो है उनका 90 कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, गलती हुई है, लिखा है पूरक कोण। पूरक कोण के बारे में लिखा है कि जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है, तो ऐसे कोणों के युग्म को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। अर्थात यदि एक कोण हमारा x है और एक कोण हमारा y है और उन दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री है, तो इन्हीं कोणों के युग्म को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा, मान लीजिए दोस्तों एक हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा, मान लीजिए दोस्तों एक हमारी क्षैतिज रेखा थी। ठीक है, और इस क्षैतिज रेखा पर एक रेखा ऐसे लंबवत गिर रही है, एक रेखा ऐसे लंबवत गिर रही है। तो ये जो रेखा लंबवत गिर रही है ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। हाँ ना, ये जो रेखा लंबवत गिरी है ये 90 डिग्री का कोण स्थापित करेगी। हाँ ना, दूसरे क्षैतिज रेखा के साथ मिलकर ये जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा गिर रही है इस पर, ये क्षैतिज रेखा के साथ मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। हाँ ना, और इसी कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। इसी कोण को हम एक समकोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, तो एक रेखा मैंने यहाँ तक क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है। दोस्तों आपको इस पर नहीं जाना है कि ये किरण है, ये किरण है, ये रेखा नहीं है, ये रेखाखंड है, इस पर आपको नहीं जाना है। हम यहाँ पर, मुझे भी पता है कि ये किरण ही है, अगर मैं यहाँ से एक रेखा खींच रहा हूँ, यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच रहा हूँ, तो एक किरण है। हाँ, लेकिन आपको इस पर नहीं जाना है। ठीक है,
मैंने आपको समझा दिया किरण क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, हाँ तुम यहाँ किरण क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, सरल रेखा क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बता दिया हूँ। ठीक है, अब आपको उस पर नहीं जाना, हम कोण के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोण से कोण क्या होता है। ठीक है, तो एक रेखा हमारी ये थी, एक रेखा हमारी ये थी। ठीक है, तो एक क्षैतिज रेखा थी और इस क्षैतिज रेखा पर एक रेखा ऐसे लंबवत गिरी है। तो यहाँ पर ये जो क्षैतिज रेखा लंबवत गिरी, ये जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा लंबवत गिरी है, ये क्षैतिज रेखा के साथ मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाएगी और इस कोण को हम क्या कहेंगे, समकोण समकोण कहेंगे। हाँ, तो एक रेखा मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच दे रहा हूँ, यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच दे रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत है, नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इन दोनों रेखाओं के बीच में भी तो कुछ झुका होगा, कहोगे हाँ कुछ झुका होगा। मान लीजिए इनके बीच में भी तो कुछ कोण बड़ा होगा, कहोगे हाँ। तो इन इस दोनों रेखाओं को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इन दोनों रेखाओं को देख रहे हैं। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में भी तो कुछ कोण बना होगा, कहोगे हाँ। मान लीजिए दोस्तों 80 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, तो इन दोनों रेखाओं को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में भी कुछ झुका होगा, मतलब कुछ कोण बना होगा, कहोगे हाँ मतलब कुछ कोण बना होगा। मान लीजिए इन दोनों रेखाओं के बीच में, मान लीजिए दोस्तों इन दोनों रेखाओं के बीच में कुल मिलाकर y डिग्री का कोण बना है, y डिग्री का कोण बना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, दोस्तों इन दोनों रेखाओं के बीच में x डिग्री का कोण बना है और इन दोनों रेखाओं के बीच में मान लीजिए y डिग्री का कोण बना है। दोस्तों ये जो पूरा कोण है, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। हाँ, मतलब इन दोनों कोणों का योग क्या है, 90 डिग्री है। तो ये जो पूरा कोण है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री है। मतलब इन दोनों कोणों का जो योग है, मतलब दोनों कोणों का जो योग है वो क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और ऐसे ही कोणों के युग्म को दोस्तों, और ऐसे ही कोणों के युग्म को हम क्या कहते हैं, पूरा कोण कहते हैं। और ऐसे ही कोणों के युग्म को, ऐसे ही कोणों के युग्म को ही हम क्या कहते हैं, पूरा कोण कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब दो कोणों का योग जो होता है, जब दो कोणों का योग एक 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो उन्हीं दोनों कोणों को ही हम क्या कहते हैं, पूरा कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरा कोण कहते हैं। इसमें समझाने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, यहीं से आपसे एक क्वेश्चन, यहीं से उठाएगा कहा कि दो पूरक कोण है, दो पूरक कोणों में से एक कोण जो है 30 डिग्री है, तो दूसरा पूरक कोण बताइए, दूसरा पूरक कोण बताइए। आपसे ऐसे कहेगा कि दो दो पूरक कोणों में से एक कोण हमारा 30 डिग्री है, तो बताइए दूसरा कोण बताइए। तो आपको ये बात समझना होगा कि भैया दोनों पूरक कोणों का योग जो होता है, दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अगर उसमें से एक कोण हमारा 30 डिग्री है तो दूसरा कोण 60 डिग्री होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन करेगा। अभी मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछने से दूसरा क्वेश्चन भी दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं पहले आपको समझा देता हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है y जो है, y जो डिग्री दिख रहा है, ये वास्तव में x का पूरक कोण है। क्या है, x का पूरक कोण है। ठीक है, दोस्तों ये जो y दिख रहा है ये वास्तव में x का पूरक कोण है, और ये जो x दिख रहा है ये वास्तव में y का पूरक कोण है, y का पूरक कोण है, y का पूरक कोण है। दोस्तों ये जो हमारा y दिख रहा है ये x का पूरक कोण है, और ये जो x दिख रहा है ये y का पूरक कोण है, y का पूरक कोण है। हाँ भैया, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि x में x का पूरा कोण जोड़ने पर क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। हाँ भैया, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x में x का पूरा कोण जोड़ने पर क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। हाँ भैया, ठीक है, इसी प्रकार देख रहे हैं आप कि y में y का पूरा कोण जोड़ने पर क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। हाँ भैया, 90 डिग्री आ रहा है। आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, तो हाँ अब आपसे दूसरे तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि बताइए एक कोण 3 डिग्री है, कहेगा आपसे दूसरे तरीके से क्वेश्चन ऐसे करेगा कि बताइए, अच्छा मैं यहाँ पर और आपसे पूछ लेता हूँ। ठीक है, दोस्तों हमें पता है कि x का, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x में x का पूरा कोण जोड़ने पर आ रहा है 90 डिग्री। इसी प्रकार y में y का पूरा कोण जोड़ने पर क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो अब आपसे ऐसे क्वेश्चन कहेगा कि बताइए x का पूरा कोण क्या होगा। हाँ, x का पूरा कोण क्या होगा, तुरंत आपको देखिए x का जो भी पूरा कोण होगा उसे जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया x का पूरा कोण देखा जाए तो y होगा। हाँ, क्योंकि x में y ही तो जोड़ने पर x का जो पूरा कोण y है उसे ही तो जोड़ने पर 90 आ रहा है। हाँ, इसी प्रकार आपसे दूसरा क्वेश्चन कहेगा कि y का पूरा कोण बताइए, y का पूरा कोण बताइए। कहोगे देखिए y का जो पूरा कोण होगा उससे जोड़ने पर y में 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री हमें प्राप्त होगा। हाँ, तो इस प्रकार आपने कहा देखिए y का जो पूरा कोण होगा वो वास्तव में x होगा। हाँ, ठीक है, अब ऐसे तो यहाँ पर समझ में आ गया क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें लिखी गई हैं। हाँ, लेकिन आपसे दूसरे तरीके से पूछेगा, आपसे जब दूसरे तरीके से पूछेगा तो आप वहां पर कंफ्यूज होंगे।
मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहेगा कि बताइए 30 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा? कहेगा कि 30 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा? आपसे कहेगा कि बताइए 30 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा? होगा तुरंत आपके मुँह से निकलेगा भैया देखिए 30 डिग्री का जो पूरा कोण होगा उसका होगा देखिए 30 डिग्री का जो पूरा कोण होगा उसका और इस कोण का योग जो होगा 90 डिग्री होगा। होगा देखिए 30 डिग्री का जो भी पूरा कोण होगा उसका और इस पहले पूरा कोण का योग 90 डिग्री होगा। तो देखिए 30 डिग्री का जो पूरा कोण होगा 30 डिग्री का जो पूरा कोण होगा उसका और पहले पूरा कोण का वास्तव में योग 90 डिग्री होगा और इस 90 डिग्री में से पहला जो पूरा कोण है 30 डिग्री है तो दूसरा जो पूरा कोण होगा मतलब 30 डिग्री का जो पूरा कोण होगा वो 60 डिग्री होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन करेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन करेगा। ठीक है, इसी प्रकार आपसे कहेगा कि बताइए 45 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा? इसी प्रकार आपसे कहेगा कि 45 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा? तुरंत आप कहोगे देखिए 45 डिग्री का जो पूरा कोण होगा उसका और 45 डिग्री का जो जोड़ होगा वो वास्तव में 90 डिग्री होगा। मैंने कहा हाँ 90 डिग्री होगा। कहोगे देखिए 90 डिग्री कहोगे देखिए 45 डिग्री और 45 डिग्री के पूरा कोण जो होगा उसका योग वास्तव में 90 डिग्री होगा। मैंने कहा हाँ कहोगे देखिए इस 90 डिग्री में से पहला जो पूरा कोण है 45 डिग्री है तो दूसरा जो पूरा कोण होगा मतलब 45 डिग्री का जो पूरा कोण होगा वो 45 डिग्री ही होगा। हाँ, हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 45 डिग्री का जो पूरा कोण है 45 डिग्री का जो पूरा कोण है वो 45 डिग्री ही है। हाँ, हाँ। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि 45 डिग्री वो ऐसा कोण होता है 45 डिग्री एक ऐसा कोण होता है जिसका पूरा कोण वो खुद होता है। आप खुद देख रहे हो 45 डिग्री का पूरा कोण जो है वो खुद है। तो यहाँ 45 डिग्री ही है मतलब खुद है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया 45 डिग्री एक ऐसा कोण होता है जिसका पूरा कोण वो स्वयं होता है। पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। हाँ ये सारी चीजें क्लियर है। अब आता है संपूरक कोण। आखिर संपूरक कोण किसे कहते हैं? अब अगली बात आती है संपूरक कोण किसे कहते हैं? लिखा है ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। कह रहा है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो तो ऐसे कोणों के युग्म को संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे कोणों के युग्म को हम संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो तो ऐसे कोणों के युग्म को ही हम संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए दोस्तों एक रेखा हमारी थी। एक रेखा हमारी है। मान लीजिए दोस्तों एक रेखा हमारी ऐसे ही है। ठीक है, दोस्तों इस बिंदु पर दोस्तों अगर मैं देखूं तो ये पूरा जो कोण होगा इस बिंदु पर बना जो पूरा कोण होगा वो 180 डिग्री का होगा। कहोगे हाँ 180 डिग्री होगा। आपने सरल रेखा के बारे में पढ़ा होगा। कहोगे हाँ सरल रेखा, ऋजु रेखा, हाँ सीधा कोण आपने पढ़ा होगा। आपको अच्छी तरह पता है कि सरल रेखा पर बना जो कोण होता है किसी भी रेखा पर जो बना कोण होता है 180 डिग्री का होता है। हाँ, तो यहाँ पर बना कोण जो होगा 180 डिग्री का होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ठीक है, दोस्तों मैंने एक रेखा ऐसे खींच दी। एक रेखा ऐसे खींच दी। हाँ, एक रेखा मैंने ऐसे खींच दी है। आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पर मैंने एक ऐसी रेखा खींची। तो आप मुझे बताइए इनके बीच में तो भी कुछ झुकाव दिख रहा है? कहोगे हाँ। तो अगर इनके बीच में भी कुछ झुकाव दिख रहा है तो यहाँ पर कुछ कोण बन रहा होगा? कहोगे हाँ, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि दो रेखाओं के बीच में बनने वाले झुकाव को ही हम कोण कहते हैं। अगर इन दोनों के बीच में भी झुकाव बन रहा है तो यहाँ पर कुछ कोण बनेगा? कहोगे हाँ। मान लीजिए 80 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अच्छा इन दोनों रेखाओं के बीच में भी तो कुछ झुकाव है। कहोगे हाँ, तो यहाँ पर भी कुछ कोण बनेगा? कहोगे हाँ। मान लीजिए यहाँ पर y डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो पूरा कोण है ये 180 डिग्री का है। हाँ, मतलब इन दोनों कोणों का योग क्या है? कहोगे 180 डिग्री है। हाँ, मतलब इन दोनों कोणों का जो योग है वो वास्तव में 180 डिग्री है। और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उन्हीं कोणों के युग्म को ही हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं इन दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री है और इन्हीं कोणों को जब दो कोणों का योग वास्तव में 180 डिग्री होता है तो उन्हीं कोणों के युग्म को ही हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बातें समझ में आ गई है? कहोगे हाँ ये बातें समझ में आ गई है। अब मैं यहाँ पर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा जाता है। इस पर भी आधारित पूछा जाता है। ठीक है, दोस्तों ये जो हमारा y डिग्री दिख रहा है ये जो वास्तव में y डिग्री दिख रहा है ये वास्तव में x का संपूरक कोण है। क्या है? x का संपूरक कोण है। हाँ, ये जो हमारा x डिग्री दिख रहा है ये वास्तव में y का संपूरक कोण है। क्या है? y का संपूरक कोण।
ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपसे यही कहेगा दोस्तों, दोस्तों ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि दो संपूरक कोणों का योग वास्तव में 180 डिग्री होता है। हाँ कि हाँ? ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे कहेगा कि दो संपूरक कोण है, उनमें से एक संपूरक कोण जो है 110 डिग्री है, तो दूसरा संपूरक कोण कितना होगा? तो तुरंत आप कहोगे, देखिए दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसमें से अगर पहला संपूरक कोण 110 डिग्री है तो दूसरा संपूरक कोण 70 डिग्री होगा। तो पहला तो क्वेश्चन इस प्रकार से किया जाएगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन कैसे किया जाएगा मैं आपको पहले यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है। तो ये जो y डिग्री दिख रहा है ये वास्तव में x का संपूरक कोण है, और ये जो y डिग्री ये जो हमारा y डिग्री दिख रहा है ये x का संपूरक कोण है। इसी प्रकार ये जो हमारा x डिग्री दिख रहा है ये y का संपूरक कोण है। तो आप देख रहे हैं कि x में x का संपूरक कोण जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 180 डिग्री प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार देख रहे हैं कि y में y का संपूरक कोण जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त हो रहा है। हाँ, अब कैसे क्वेश्चन करेगा? आपसे कहेगा कि बताइए 30 डिग्री का संपूरक कोण क्या हुआ? आपसे कहेगा कि बताइए 30 डिग्री का संपूरक कोण क्या हुआ? कहेगा कि बताइए 30 डिग्री का संपूरक कोण क्या हुआ? देखिए 30 डिग्री और 30 डिग्री का जो संपूरक कोण होगा, देखिए 30 डिग्री और 30 डिग्री का जो संपूरक कोण होगा उनका योग 180 डिग्री होगा। देखिए 30 डिग्री और 30 डिग्री का जो संपूरक कोण होगा 180 डिग्री होगा। और इस 180 डिग्री में से देखा जाए तो पहला जो संपूरक कोण है 30 डिग्री है, तो दूसरा जो संपूरक कोण होगा मतलब 30 डिग्री का जो संपूरक कोण होगा वो 150 डिग्री होगा। क्या होगा? 150 डिग्री होगा। हाँ, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये 30 डिग्री का जो संपूरक कोण होगा 150 डिग्री होगा। ये बातें समझ में आ गई है? हाँ, ये बातें समझ में आ गई है। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पर पूछने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहेगा कि बताइए 90 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? आपसे दूसरा क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि बताइए 90 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? तो देखिए 90 डिग्री और 90 डिग्री का जो संपूरक कोण होगा, तो देखिए 90 डिग्री और 90 डिग्री का जो संपूरक कोण होगा उनका योग 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो देखिए इस 180 डिग्री में से देखा जाए तो पहला जो संपूरक कोण है वो 90 डिग्री है, तो दूसरा जो संपूरक कोण होगा मतलब 90 डिग्री का जो संपूरक कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस प्रकार आप कह सकते हैं 90 डिग्री का जो संपूरक कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री का संपूरक कोण जो है 90 डिग्री ही है। हाँ, 90 डिग्री का संपूरक कोण जो है 90 डिग्री ही है। हाँ, तो यहीं से एक बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये बात आपको रट लेनी पड़ेगी, आपको ये बात रटना पड़ेगा कि भैया 90 डिग्री एक ऐसा कोण होता है 90 डिग्री, तो ये बात आपको हमेशा रटनी पड़ेगी। ये बात आप रट लीजिए कि भैया 90 डिग्री का जो संपूरक कोण होता है वो खुद होता है। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि 90 डिग्री का संपूरक कोण वो खुद है। हाँ, इसी प्रकार जैसे दोस्तों 45 डिग्री का पूरा कोण वो खुद होता है, उसी प्रकार दोस्तों 90 डिग्री का संपूरक कोण वो खुद होता है। हाँ, ये बातें समझ में आ गई है? हाँ, ये बातें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है। तो ये बातें जो मैंने आपको बताई है, इन बातों को समझने पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। जब क्वेश्चन आएंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर इसके माध्यम से सोल्व होंगे। ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है? हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। आप इस पर मत जाइए, ये यहाँ पर x डिग्री लिखा है, यहाँ पर y डिग्री लिखा है, आप इस पर मत जाइए। जो लॉजिक है वो मैंने समझाया है। ठीक है। वो चीजें मैंने समझाया है। ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं यहाँ पर x लिखूं, यहाँ पर y लिखूं। हाँ, ठीक है। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा मैं दिखाना चाह रहा हूँ। वहां पर फिगर में जो आपके सामने आकृति दिख रही है वहां पर कुछ और दिख रहा है, जैसे और मैंने जो बनाया वहां पर कुछ और दिख रहा है। तो हाँ, लेकिन सारी चीजें वही है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। ठीक है। अब अगला आता है आसन्न कोण। आखिर आसन्न कोण किसे कहते हैं? अब अगला आता है आसन्न कोण। हाँ, आखिर आसन्न कोण किसे कहते हैं? इस चीज को भी तो समझना जरूरी है। आसन्न कोण के बारे में कहोगे? हाँ, आसन्न कोण के बारे में भी हमें समझना जरूरी है। हाँ। पर ये क्या कह रहा है? कहोगे देखिए आसन्न कोण के बारे में कह रहा है कि दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। कह रहा है दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें से एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो। हाँ, कह रहा है कि एक कोण एक और कोण जो दो है आसन्न कोण है। क्या है? आसन्न कोण है। हाँ, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि कह रहा है कि कोण एक और कोण दो जो है वो क्या है? आसन्न कोण है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, दोस्तों मान लीजिए एक रेखा हमारी ये है। ठीक है। एक रेखा हमारी ये है। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं। एक रेखा मान लीजिए दोस्तों ये हमारी, आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने एक रेखा यहाँ से ऐसे खींची। हम एक रेखा ऐसे खींची। दोस्तों मैंने क्या किया? दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक रेखा ऐसे थी, एक रेखा हमारी ऐसे है, एक रेखा ऐसे है, तो इनके बीच में क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। कहोगे हाँ।
लेकिन मैंने दूसरी रेखा खींच दी, इनके बीच में दूसरी रेखा खींच दी, तो ये जो कोण है ये दो भागों में बट गया। हाँ, ये इस रेखा के खींचने पर, इस रेखा के खींचने पर कोण जो है दो भागों में बट गया। और जब जब किसी को जब कोई कोण किसी रेखा के खींचने पर दो भागों में बढ़ जाता है तो उसी कोण को हम आसन्न कोण कहते हैं। तो आप मुझे बताइए, ये एक रेखा खींची गई है तो ये कोण दो भागों में बढ़ गया है कब? हाँ, दो बराबर नहीं, दो भागों में बढ़ गया। तो इन दोनों के बीच में भी कुछ कोण बना होगा कब? हाँ, मान लीजिए इनके बीच में 2 डिग्री का कोण बना होगा। ठीक है, 2 डिग्री का कोण बना होगा। इसी प्रकार इन दोनों के बीच में भी कुछ कोण बना होगा कभी? हाँ, मान लीजिए यहाँ पर 1 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन दोनों रेखाओं के बीच में कोण बन रहा था, लेकिन इस रेखा के खींचने पर ये कोण जो है दो भागों में बढ़ गया है। और इसी कोण को ही हम क्या कहते हैं? और इसी कोणों के युग्म को ही हम क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। और समपूरक कोण नहीं, आसन्न कोण कहते हैं। और इसी कोणों के युग्म को ही, ये जो कोण 1 और कोण 2 दिख रहे हैं, कोण 1 और कोण 2 दिख रहे हैं, इसी कोण के युग्म को ही हम क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो आसन्न कोण है, इसमें क्या है? एक उभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि यही तो हमारा दो भागों में बांटा है कोण को यहाँ, दो भागों में बांटा है यहाँ। इस प्रकार देखा जाए तो आसन्न कोण में हमारी ये जो है उभयनिष्ठ भुजा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आसन्न कोण में एक उभयनिष्ठ भुजा होती है। ठीक है, वही तो दो भागों में बांटती है कोणों को यहाँ। ठीक है, इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन दोनों कोणों का, इस कोण और इस कोण का एक उभयनिष्ठ शीर्ष भी है। हाँ, तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आसन्न कोण होते हैं उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। दोस्तों आसन्न कोण जो होते हैं पास के दो बने कोण होते हैं, पास के दो बने कोण होते हैं, पास के सटकर बने दो बने कोण होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे पहला जो कोण है और दूसरा जो कोण है वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं हम, और इन्हीं कोण को हम क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, ये और ये जो है उभयनिष्ठ नहीं है, इसके लिए ये दोनों भुजाएं हैं, और इस कोण के लिए ये दोनों भुजाएं काम कर रही हैं, और इस कोण के लिए ये दोनों भुजाएं काम कर रही है। तो दोनों कोणों में देखा जाए तो ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है, मतलब ये दोनों उभयनिष्ठ नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों हमारी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है। और ये दोनों उभयनिष्ठ नहीं है, और ये दोनों क्या है? विपरीत डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये बातें क्लियर है कहोगे? हाँ, ये बातें क्लियर है, ये बातें क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बातें समझ में आ गया होगा कि आसन्न कोण क्या होते हैं। हम आसन्न कोण क्या होते हैं। ठीक है, आसन्न कोण क्या होते हैं, ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों दो कोणों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष है और उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है, और उनकी वे भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, और उभयनिष्ठ नहीं है, जो उभयनिष्ठ नहीं है, और उभयनिष्ठ और उनकी वे भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत डायरेक्शन में है, तो ऐसे कोण को ही हम युग्म को, ऐसे कोणों के युग्म को ही हम क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। तो जैसा यहाँ पर ये दोनों रेखाएं थी, इनके बीच में कोण बना था, लेकिन ये रेखा खींची गई है तो जो कोण है दो भागों में बढ़ गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस कोण, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, और ये वाला कोण, इन दोनों रेखाओं के बीच में बनने वाला ये वाला कोण, और इन दोनों रेखाओं के बीच में बनने वाला ये वाला जो कोण है, इन्हीं कोणों को ही युग्म को हम क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई है? हाँ, ये बातें समझ में अच्छे तरीके से आ गई हैं। अब अगला क्या आता है? रैखिक युग्म। हाँ, रैखिक युग्म कोण। हाँ, रैखिक युग्म क्या होता है? कह रहा है कि दो ऐसे आसन्न कोण जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, दो विपरीत किरणें होती हैं, रैखिक युग्म कहलाती हैं। क्या कहलाती है? रैखिक युग्म कहलाती हैं। कह रहा है रैखिक युग्म के दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कह रहा है रैखिक युग्म के दोनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बात बता दूं कि रैखिक युग्म के जो कोण होता है वो सरल रेखा पर बना होता है। क्या होता है? सरल रेखा पर बना होता है। ठीक है, एक सरल रेखा पर बना होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए दोस्तों एक रेखा हमारी ऐसे थी। ठीक है, एक रेखा हमारी ऐसे थी। एक मिनट बोलिए। मान लीजिए दोस्तों एक हमारी रेखा है, एक रेखा हमारी ऐसे है। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है? हाँ, ये बातें हमें समझ में आ रही है, ये बातें हमें समझ में आ रही है। मैं ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक रेखा हमारी ऐसे है। ठीक है, एक रेखा हमारी ऐसे है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एक रेखा दोस्तों मैंने ऐसे खींची, तो आप मुझे बताइए इन दोनों रेखाओं के बीच में कुछ कोण बनना होगा? हाँ, इन दोनों रेखाओं के बीच में कुछ कोण बनना होगा। इन दोनों रेखाओं के बीच में कुछ कोण बनना होगा। मान लीजिए x डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये जो रेखा है दोस्तों, इस बिंदु से मैंने एक रेखा ऐसे सीधी, इसके ही सीध में एक रेखा ऐसे खींच दी, एक रेखा दूसरी खींच दी, एक रेखा दूसरी खींच दी, एक रेखा दूसरी खींच दी, इसके ही सीधाई में एक दूसरी रेखा खींच दी। ठीक है, इस प्रकार तो देखा जाए तो इन दोनों रेखाओं के बीच में भी कुछ कोण बन रहा होगा।
मान लीजिए y डिग्री का कोण बन रहा होगा। हाँ कि नहीं? तो ये दिख रहा है, ये वास्तव में सीधी रेखा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो सीधी रेखा है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये एक सीधी रेखा है। हाँ कि नहीं? दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये सीधी रेखा और इस सीधी रेखा पर कुल मिलाकर 180 डिग्री का कोण बनाता होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा खींची गई है, ये जो रेखा खींची गई है, ये रेखा खींचने पर ये जो कोण है दो भागों में बढ़ गया है। एक एक्स कोण में बढ़ गया, एक हमारा ये इस वाले कोण एक्स डिग्री का कोण में बढ़ गया और एक हमारा वाई डिग्री का कोण में बढ़ गया है। हो गया। हाँ। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा कोण रहा होगा 180 डिग्री रहा होगा, लेकिन इस वाली रेखा ने इस कोण को दो भागों में बांट दिया है। हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो x प्लस वाई का जो योग होगा वो क्या होगा? होगा 180 डिग्री। दोस्तों ये पूरा कोण 180 डिग्री है, मतलब इन दोनों कोणों का योग क्या है? 180 डिग्री है। हाँ कि नहीं? 180 डिग्री है। हाँ कि नहीं? दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये वास्तव में आसन्न कोण है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस कोण दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये पूरा कोण बन रहा था तो हाँ, लेकिन ये वाला रेखा खींचने पर ये कोण जो है दो भागों में बढ़ गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये हमारा ये वाला कोण और ये वाला जो कोण है ये एक आसन्न कोण है, मतलब कोण x और कोण y जो है एक आसन्न कोण है। हाँ। और आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों आसन्न कोण है, ये दोनों आसन्न कोण है, इनका योग 180 डिग्री भी है कभी। और ऐसे कोणों को ही युग्म को हम रैखिक युग्म कहते हैं। जब दो आसन्न कोणों का योग दोस्तों 180 डिग्री होता है तो उन्हीं कोणों को हम कहते हैं रैखिक युग्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक युग्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक युग्म कहते हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि रैखिक युग्म के जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई है कि नहीं कहोगे? हाँ, ये बातें हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही क्लियर शब्दों में समझ में आ गई है। बहुत ही क्लियर शब्दों में समझ में आ गई है। ठीक है, अगर ये बातें समझ में आ गई है तो आइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूरक और संपूरक कोणों पर आधारित। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि पूरक कोणों में से यदि एक पूरक कोण कह रहा है कि पूरक कोणों में से यदि एक कोण 62 डिग्री है तो इसका पूरक कोण क्या होगा? हाँ, मैं कह रहा है कि पूरक कोणों में से यदि एक कोण 62 है तो बताइए इसका पूरक कोण क्या होगा? हाँ, ठीक है दोस्तों, आपको तो कह रहा है पूरक कोणों में से यदि एक कोण हमारा 62 डिग्री है तो इसका पूरक कोण क्या होगा? मतलब हमसे कह रहा है 62 डिग्री का कह रहा है पूरक कोण बताइए। 62 डिग्री का पूरा कोण बताइए। हाँ भैया, तो देखिए 62 डिग्री और इसका जो पूरा कोण है उसका योग वास्तव में 90 डिग्री रहा होगा। तो देखिए 62 डिग्री और 62 डिग्री का जो पूरा कोण है वो वास्तव में उनका योग जो है 90 डिग्री है। तो देखिए इस 90 डिग्री में से पहला जो पूरा कोण है वो 62 डिग्री है और दूसरा जो पूरा कोण होगा वास्तव में 28 डिग्री होगा। हाँ, इस प्रकार आपने कहा भैया 62 डिग्री का जो पूरा कोण होगा वो वास्तव में 28 डिग्री होगा। क्या होगा? 28 डिग्री होगा। हाँ, 28 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार आपने कहा 62 डिग्री का जो पूरा कोण होगा 28 डिग्री होगा। इसे समझने के लिए दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ। ठीक है, हमसे कह रहा है पूरा कोणों में से यदि एक कोण 62 डिग्री है तो दूसरा पूरा कोण बताइए। हम दो पूरक कोणों का योग 180 डिग्री 90 डिग्री होता है। हम तो दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है और उसमें से पहला जो पूरा कोण है 62 डिग्री है तो दूसरा जो पूरा कोण होगा 28 डिग्री होगा। हम कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पर दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, कह रहा है इसका पूरा कोण बताइए, मतलब कह रहा है 62 डिग्री का पूरा कोण बताइए। पहला ये तरीका हो गया। अगर मैं दूसरे शब्दों में देखने जाऊं तो इन्होंने कह दिया है कि पूरा कोण में से ये कोण ये है, मतलब हमसे दूसरा पूरा कोण पूछ रहा है। हाँ, तो एक तरह से देखा जाए तो दो तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। हाँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दोनों तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है पूरक कोणों में से यदि एक पूरक कोण हमारा 45 डिग्री है तो दूसरा पूरक कोण क्या होगा? हम कह रहा है पूरक कोणों में से एक हमारा पूरक कोण 45 डिग्री है तो दूसरा पूरक कोण क्या होगा? हम कह रहा है कि तो इसका पूरा कोण क्या होगा? मतलब हमसे 45 डिग्री का पूरा कोण पूछ रहा है। हाँ, तो देखिए 45 डिग्री और 45 डिग्री का जो पूरा कोण होगा उनका योग 90 डिग्री होगा। मैंने कहा हाँ, तो देखिए 45 डिग्री और 45 डिग्री का जो पूरा कोण होगा वो उसका योग 90 डिग्री होगा और इस 90 डिग्री में से पहला जो पूरा कोण है 45 डिग्री है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दूसरा जो पूरा कोण होगा मतलब 45 डिग्री का जो पूरा कोण होगा वो 45 डिग्री ही होगा। मतलब 45 डिग्री का पूरा कोण जो होगा मतलब 45 डिग्री का जो पूरा कोण होगा वो क्या होगा? 45 डिग्री ही होगा। 45 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पर भी दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने यहाँ पर दोनों तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है यदि एक कोण अपने पूरा कोण का, कह रहा है यदि एक कोण जो है, कह रहा है यदि एक कोण अपने पूरा कोण का 5 गुना
है तो उस कोण का मान क्या होगा। कह रहा है एक कोण है, वो अपने पूरा कोण का 5 गुना है, तो बताइए उस कोण का मान क्या है। हाँ, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों, जो कोण है उसका पूरा कोण वास्तव में थीटा डिग्री है। ठीक है, मैं दो तरीके से इसे करवाऊंगा। ठीक है, मान लीजिए तो दोस्तों, जो कोण है उसका पूरा कोण वास्तव में थीटा डिग्री है। हाँ, ठीक है, उसका पूरा कोण थीटा डिग्री है। कह रहा है एक कोण है, कह रहा है कोण जो है अपने पूरा कोण का, दोस्तों जो कोण है उसका पूरा कोण क्या होगा, थीटा डिग्री है। कह रहा है जो कोण है अपने पूरा कोण का 5 गुना है। मतलब अगर हमारा उसका पूरा कोण थीटा है तो वो जो कोण है वो वास्तव में 5 थीटा है, 5 थीटा डिग्री है। हो गया, हाँ 5 थीटा डिग्री है। आप मेरी बात से सहमत है? हो गया, हाँ हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, हाँ हो गया, हाँ आपकी बात से सहमत है। हाँ, तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो जो कोण है वो वास्तव में 5 थीटा डिग्री है और उसका पूरा कोण क्या है, थीटा डिग्री है। हो गया, हाँ। तो जो कोण है, तो देखा जाए तो पहला पूरा कोण क्या है, दोस्तों जो कोण है वो वास्तव में 5 थीटा डिग्री है और उसका पूरा कोण क्या है, थीटा डिग्री है। दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि इन दोनों कोणों का जो योग होगा, ये दोनों पूरा कोण है। हो गया, हाँ ये दोनों पूरा कोण है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो क्या होगा, हो गया इन दोनों कोणों का योग वास्तव में अगर मैं देखता हूं तो अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो 6 थीटा होगा। हो गया, हाँ 6 थीटा होगा। लेकिन अगर मैं वास्तव में देखूं तो 90 डिग्री होगा। हो गया, हाँ 90 डिग्री होगा। मतलब 6 थीटा बराबर है 90 डिग्री के। हो गया, हाँ 6 थीटा बराबर है 90 डिग्री के। 6 थीटा बराबर हो 90 डिग्री के। ठीक है, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू आएगा 15 आएगा। हाँ 15 आएगा। ठीक है, 15 डिग्री आएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए वो कोण क्या है। हाँ, तो कोण क्या था, 5 थीटा था। हाँ, अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख देता हूँ तो वास्तव में जो कोण था वो मिल जाएगा। हाँ, तो मैंने यहाँ पर रख दिया, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो 15 × 5 = 75 हुआ। हो गया, हाँ मतलब जो कोण था वो वास्तव में 75 डिग्री था। हाँ 75 डिग्री था। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो जो कोण था उसका पूरा कोण क्या था, देखिए थीटा की वैल्यू आई है 15। इस प्रकार देखा जाए जो कोण था उसका पूरा कोण वास्तव में 15 डिग्री था। हाँ, जरूरी नहीं है, आप इसकी मदद से भी पूरा कोण निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं था। हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है। हाँ ये सारी चीजें क्लियर है, बहुत ही अच्छे वे में आपको इन्हें यहाँ समझाने की कोशिश की। अच्छा, दूसरे तरीके से मैं कैसे कर सकता हूँ, आइए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है एक कोण है जो अपने पूरा कोण का 5 गुना है। तो हाँ मान लीजिए दोस्तों जो कोण है उसका पूरा कोण जो है 1 यूनिट है। 1 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। कह रहा है जो कोण है अपने पूरा कोण का 5 गुना है। मतलब अगर उसका पूरा कोण 1 यूनिट है तो जो कोण है वो वास्तव में 5 यूनिट है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो जो कोण था वो वास्तव में 5 यूनिट था और उसका पूरा कोण क्या था, 1 यूनिट था। हाँ, आपको अच्छे से पता है कि इन दोनों पूरा कोणों का योग जो होगा, आपको अच्छे से पता है कि इन दोनों जो पूरा कोण, ये दोनों जो पूरा कोण है इनका योग जो होगा, 90 डिग्री होगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो इन दोनों पूरा कोणों का योग 6 डिग्री है, 6 यूनिट है। लेकिन अगर मैं वैसे देखूं तो 90 डिग्री है, मतलब 6 यूनिट बराबर है 90 डिग्री। हाँ, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, देखिए 1 यूनिट वास्तव में 15 डिग्री के बराबर, 15 डिग्री के बराबर होगा। हाँ, दोस्तों जो कोण था हमसे पूछा कि बताइए वो कोण क्या था। हाँ, कोण का मान क्या था। हाँ, कोण क्या था, तो कोण वास्तव में 5 यूनिट था। हाँ, तो 1 यूनिट 15 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, तो बताइए 5 यूनिट कितने को करेगा, 90 को 75 को करेगा। मतलब देखा जाए तो जो कोण था वास्तव में 75 डिग्री था और उसका पूरा कोण क्या था, पूरा कोण 1 यूनिट था। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 15 डिग्री। मतलब देखा जाए तो जो कोण था उसका पूरा कोण वास्तव में 15 डिग्री था। अपने 15 डिग्री था। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होगी। आपसे यहाँ पर कैसा करता है, बताइए पूरा कोण क्या हुआ। तो आप ऐसे भी बता सकते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं है। यहाँ तक हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं आई है। आपने बहुत ही अच्छे वे में यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। आपने यहाँ पर बहुत अच्छी वे में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि लगभग 1 घंटे की वीडियो हो गई है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई भी होंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।